तो वेलकम करते हैं आपको इस क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे किसको, टेफ इक्वेशन को, जो आप लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया था कि इसको थोड़ा सा आप फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा। तो एक्चुअली ये हमारा सब टॉपिक है लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप का। ठीक है, तो टेफ इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसी को आज हम ऑलरेडी आपको वीडियो शेयर किया हुआ है। इसमें क्या चीज़ आपको थोड़ा सा देखना है, उसी को ही मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। ठीक है, तो अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप बीच में टोक के मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। तो टेफ इक्वेशन का ये ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ है कि ये भी एक लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप है। इस ये भी क्वांटिटेटिव हमें रिलेशन देता है कि आपका सब्स्टिट्यूशन चेंज करने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन एक क्वांटिटेटिव यानी आपको पूरा वैल्यू देते हैं, 0.2 है, माइनस में है, प्लस में है, ज़ीरो है। इस तरह से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है, जो हमने कहाँ पढ़ा था, हेमेट रिलेशनशिप में। ठीक है, अब हेमेट इक्वेशन जो था वो थोड़ा सा हमें किसी जगह पे फेल होता था, इसलिए रॉबर्ट डब्ल्यू टेफ ने 1952 में हेमेट इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बनाया, टेफ इक्वेशन। अब प्रॉब्लम क्या था टेफ इक्वेशन में, टेफ इक्वेशन में था कि कौन से पैरामीटर को ये, सॉरी, हेमेट इक्वेशन में क्या कहता था कि हेमेट इक्वेशन हमें सिर्फ फील्ड इफेक्ट का असर हमें बताते थे, इंडक्टिव इफेक्ट का, रेजोनेंस इफेक्ट का, लेकिन स्टेरिक इफेक्ट का हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। से फॉर एग्जांपल हमने बेंजोइक एसिड का एग्जांपल लिया था। ठीक है, बेंजोइक एसिड का एग्जांपल लिया था एट पैरा पोजीशन पे, लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे आते हैं तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाता है। जब स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाते हैं तो जो हम वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे हेमेट इक्वेशन से, वो इसके साथ एग्री नहीं होता था। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स को, इन सब को पोलर पैरामीटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इफेक्ट यानी फील्ड में जैसे यहाँ एक पॉजिटिव है, ये यहाँ पे दूसरा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, कितना फील्ड में इस चार्ज को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। या इंडक्टिव इफेक्ट भी आपको पता है, थ्रू बॉन्ड ये कितना, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो इस रिएक्शन साइड को ये कितना इफेक्ट करते हैं। या रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस कितना इफेक्ट करते हैं, सिर्फ उसी को ही ये कंसिडर करते थे आपका हेमेट इक्वेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर को ही ये एक्सप्लेन कर पाते थे। क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर होता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो क्या रेट पे असर होते हैं, ये चीज़ देखा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप का क्या था कि इनका सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर यानी रेजोनेंस का असर क्या होगा इस पे, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या असर होगा, हमने सिर्फ यही कंसिडर किया। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि इसके सराउंडिंग में किस टाइप के ग्रुप है, ज्यादा बल्कि है, कम बल्कि है। क्योंकि आपके जो इनकमिंग अटैकिंग ग्रुप को इस साइड तक पहुंचना है, तो यहाँ तक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर नहीं बल्कि स्टीरिक पैरामीटर भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा। छोटा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ होगा, इसके सराउंडिंग में बल्कि ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ज्यादा होगा। तो इन रिस्पॉन्स इसके रिस्पॉन्स में इसी स्टीरिक इफेक्ट को कंसिडर करने के लिए टेफ डेवलप डिफरेंट पैरामीटर दैट टेक अकाउंट ऑफ द पोलर नेचर भी आता था उसके इक्वेशन में। पोलर नेचर मींस इंडक्टिव इफेक्ट को भी कंसिडर करते थे, फील्ड इफेक्ट को भी कंसिडर करते थे, और स्टीरिक नेचर को भी ये असर करते थे। ठीक है, टेफ ने थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई क्या किया, जो इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स है उसको सिग्मा स्टार से डिनोट किया। वहां हम सिग्मा से ही रिप्रेजेंट करते थे। सिग्मा स्टार को यहाँ आप क्या बोलेंगे, टेफ्ट पोलर सब्स्टिट्यूएंट पैरामीटर, यानी ये हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में बताएगा, ES हमें स्टीरिक पैरामीटर्स के बारे में बताएगा। ठीक है, ये दो चीज अब हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। अब है, हम सिर्फ अभी पैरामीटर को थोड़ा सा आपको मैं सीधे इक्वेशन पे नहीं जा रहा हूं, पहले हम पैरामीटर को डिस्कस करेंगे फिर सीधे इक्वेशन पे जाएंगे। अब देखिए हेमेट ने क्या किया था, हेमेट इक्वेशन में ये था कि हमने बेंजोइक एसिड को ऐसे रेफरेंस
रिएक्शन लिया था। ऐसे रेफरेंस रिएक्शन हमने बेंजोइक एसिड को लिया था। फिर हमने देखा सिग्मा, सिग्मा से क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं इसके साथ रिलेट करके बताते जाऊंगा, ठीक है। इसमें इसमें हमने क्या लिया था, रो, रो का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या लेना देना है, डोनेटिंग ग्रुप से क्या लेना देना है, ये चीजें हमने ऑलरेडी हेमेट में पढ़ा है। अब यहाँ पे रेफरेंस रिएक्शन थोड़ा सा इसने चेंज किया ताकि हमें स्टेरिक पैरामीटर भी कंसिडर हो सके, इसलिए यहाँ पे मिथाइल एस्टेट को ऐसे रेफरेंस रिएक्शन लिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एस्टेट को, ठीक है। तो ये आपका मिथाइल एस्टेट का एक रिएक्शन हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर मीन्स हाइड्रोलिसिस होता है, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं आपको, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड एंड अल्कोहल बनते हैं। ये चीज तो हमने कॉमन रिएक्शन बार बार पढ़ा है 12 से, कि जब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको बेंजोइक एसिड और मिथेनॉल बनते हैं। लेकिन एक चीज आपने वहां पे ये पढ़ा था कि जो आपका रिएक्शन जो होता है, जो आपका रिएक्शन होता है वो कैटेलाइज करते हैं, एसिड भी कैटेलाइज करते हैं उसको, बेस भी कैटेलाइज करते हैं, ठीक है। इसको एसिड भी कैटेलाइज करते हैं, उसको बेस भी कैटेलाइज करते हैं। तो हमारा दो यहाँ पे होगा, एक एसिड कैटेलाइज रिएक्शन होगा, दूसरा क्या होगा, बेस कैटेलाइज रिएक्शन होगा। इन दोनों चीजों को हमें यहाँ पे समझना है, एसिड कैटेलाइज में क्या होते हैं, बेस कैटेलाइज में क्या होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो ये मुझे टोक देना है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर चुका है। तो स्टेरिक पैरामीटर कैसे हम मेजर करेंगे, इसको हमें समझना पड़ेगा। स्टेरिक पैरामीटर इज मेजर्ड फॉर द एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में हम इसको पढ़ते हैं, वेयर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट। तो जब भी हमें स्टेरिक पैरामीटर को पढ़ना है तो हम ये वाला इक्वेशन लेते हैं, इसको दो पार्ट में, क्योंकि टेफ इक्वेशन में दो पैरामीटर्स, एक स्टेरिक पैरामीटर है, एक हमारा पोलर पैरामीटर है। हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं, जबकि हेमेट में सिर्फ पोलर था तो एक ही इक्वेशन आ रहे थे। तो हम सबसे पहले इस ई एस को, ई एस मीन्स स्टीरिक सबस्टिट्यूएंट कांस्टेंट, है ना, स्टीरिक सबस्टिट्यूएंट कांस्टेंट को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। स्टिक पैरामीटर is measured for the acid hydrolysis reaction where the polarity of the solution does not influence the rate। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए आपका रेफरेंस रिएक्शन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। रेफरेंस रिएक्शन क्या है, मिथाइल एस्टेट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल एस्टेट। अब मैंने पहले किया, जो इसकी हाइड्रोलिसिस है, इट इज कैटेलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड कैटेलाइज रिएक्शन को। तो सबसे पहले यहाँ पे एसिड कैटेलाइज में अगर देखेंगे तो एसिड होगा, डेफिनेटली आपके सॉल्यूशन में एसिड होगा। सबसे वल्नरेबल पार्ट ये है आपका, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो इस पे कौन अटैक करेगा, आपका H पॉजिटिव अटैक करेगा। डेफिनेटली यहाँ पे एसिड है तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पे अटैक करेगा, तो ये वाला आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। इस टाइप का प्रोडक्ट हम फिलहाल नहीं कहेंगे, आपका इंटरमीडिएट बनाएगा। और ये रिएक्शन फास्ट होता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि इट इज एन एसिड बेस्ड रिएक्शन, एसिड बेस्ड रिएक्शन। एसिड को जरूरत होता है बेस की, यानी एसिड आर द सबस्टेंस विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बेस आर द सबस्टेंस विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहते हैं नहीं, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एसिड को डोनेट करते हैं। एसिड बेस्ड रिएक्शन हमेशा फास्ट रिएक्शन होता है, याद रखना। एसिड बेस्ड रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है। एसिड को बेस की जरूरत है, बेस को एसिड की जरूरत है, तो यहाँ पे फास्ट एक रिएक्शन होगा। दैट मीन्स फास्ट का क्या मतलब है, इट विल नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। जो फास्ट स्टेप होता है हमेशा याद रखना, वो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हमें स्लोवेस्ट स्टेप को देखना पड़ेगा, जो हमने बार बार काइनेटिक्स में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एक एडक बन गया, इस पे H पॉजिटिव इसके OH पे ऐड हो गया,
तो यहाँ पे एक चीज क्या हो जाएगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब हाइड्रोलिसिस करना है ना, हमें रिएक्शन करना है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस मीन्स हमने वाटर के साथ इसका रिएक्शन करना है, और एसिड ने क्या किया, इस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं कैसे हैं, इस कार्बन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम करेगा। मीन्स इसकी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले ऑक्सीजन था, इसको कार्बन इस पे आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे थे। अब और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे चला जाए तो अच्छे से यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग कैरेक्टर इसका इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स अब वाटर जैसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे इजीली क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बनेगा भाई, CH3 C सिंगल बॉन्ड OH बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, उधर से वाटर इसने अटैक किया। वाटर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया, तो अब वाटर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इसका लोन पेयर यूज हो गया, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाते हैं ना, इसने लोन पेयर यूज करके 3 बॉन्ड बनाया, तो इस पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे OCH3, ये इसका स्लोवेस्ट रिएक्शन है। स्लोवेस्ट रिएक्शन मीन्स ये जो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये रेट पे असर करेगा। ये चीज मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल, जिन्होंने इसमें ज्वाइन नहीं किया उस समय, मैं इनको फिर से समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको एक जैसे गाड़ी कोई बनाता है कंपनी, ठीक है, तो एक अगर बॉडी बनाता है, एक इंजन बनाता है, एक व्हील बनाता है, तो जो बॉडी बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल बॉडी बनाने वाला बंदा ने 10 दिन लगाया उस बॉडी को बनाने, इंजन बनाने वाले ने 12 दिन लगाया, व्हील बनाने वाले ने 1 दिन लगाया। तो गाड़ी कितने दिन में बनेगा भाई, व्हील तो बन के तैयार रहेगा, कुछ होने वाला नहीं। बॉडी भी बन के तैयार रहेगा, कुछ होने, ये दोनों फास्ट स्टेप थे, जल्दी बन गया। लेकिन जो इंजन था वो 12 दिन सबसे स्लोवेस्ट स्टेप था। जब तक इंजन बनेगा नहीं, जो ही इंजन बनेगा आपका एकदम से मशीन में सब असेंबल कर देंगे और आपका गाड़ी तैयार। तो इसलिए अब गाड़ी बनने में कितना दिन लगता है अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, 12 दिन लगते हैं, क्योंकि यही सबसे स्लोवेस्ट स्टेप था। तो हम कहेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही स्लोवेस्ट स्टेप था। इसी तरह से केमिकल रिएक्शन में भी होता है, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जब तक वो नहीं बनते हैं तब तक आपका रिएक्शन आगे नहीं बनते, इसलिए हम कहते हैं स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बस यहाँ तक ही जरूरत था इसको समझाने के लिए, बाकी आप देख सकते हैं इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलो, मैं अगर इसको फर्दर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वापस यहाँ जाएगा, ये बाकी ये सारा फास्ट स्टेप है। जल्दी से यहाँ जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पे O पे ये H आ गया, CH3 आ गया, है ना। यहाँ फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर आपको पता है ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये यहाँ से वापस आएगा, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH रहा, प्लस CH3OH निकल गया, यानी एस्टिक एसिड और मिथानॉल बन के निकल जाते हैं। जो हमने पहले ही कहा था कि जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है और यहाँ से H पॉजिटिव, क्योंकि हमारा क्या एसिड कैटालाइज है ना, कैटालिसिस फिर से लास्ट में रीजनरेट होते हैं। तो अब यहाँ हमें समझना क्या है, देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को आपको समझना है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपको देखना क्या है। तो देखिए यहाँ पहुंच गया, इसके बाद यहाँ देखिए ये वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को आपको अच्छे से देखना है। ये आपका है, यहां से आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें ये और ये है, इसी से आपका जो मेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला चीज यहां से बन रहा है। अगर हम इस चीज को, अगर कोई इफेक्ट इसको बनने में, इससे इसको बनने में इसको सपोर्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज
हो जाएगा। अगर कोई इफेक्ट इसको क्या कर रहे हैं, इसको बनने में इसकी रेट को डिक्रीज कर रहे हैं, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं, इस पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बाद जो इंटरमीडिएट बनते हैं उसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज है, बाकी कुछ नहीं है। मीन्स इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो पैरामीटर्स है वो दोनों में सेम है, इनिशियल स्टेप में भी और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भी सेम है। कोई असर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, नो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, नो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्योंकि आपने हेमर इक्वेशन में देखा था कि अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल और आपका ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट में क्या होता है कि स्टार्टिंग मटेरियल में से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है और इंटरमीडिएट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाता है, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ इंक्रीज होता है। यहाँ कुछ चार्ज नहीं था, यहाँ चार्ज इंक्रीज होता है। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम को इस साइड शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई था, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था, और यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इस स्टेप को कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अब स्टेप यहाँ से यहाँ की तरफ भागेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ तो दोनों में इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेप और रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, तो ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पे कोई असर करने वाला है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असर करने, नो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा का जो वैल्यू है कुछ नहीं होगा, वो जीरो होगा। अब हमें समझना है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये वाला पैरामीटर, ये वाला रिएक्शन चूज किया। अब दूसरा समझिए, अब मैं इस CH3 को मैं चेंज करता हूँ, चेंज करके यहाँ हाइड्रोजन को डालता हूँ, तो हाइड्रोजन का साइज एज कंपेयर टू CH3 क्या है, छोटा है। तो CH3 का यहाँ पे, अब जिसको मैं ब्लैक से या मैं इसको दूसरे कलर से ये करता हूँ, ये वाला जो CH3 यहाँ पे H लगा दिया, इस H का साइज एक एज कंपेयर टू CH3, H का साइज क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा, लो होगा। मींस अब वाटर मॉलिक्यूल इजीली इस कार्बन पे अटैक कर सकते हैं। से पहले यहाँ पे ऐसे अटैक करना था इसको, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे एक ग्रुप था इतना बड़ा, और यहाँ पे दूसरा ग्रुप था। ये तो हमने कांस्टेंट रखा, वो CH3 रखना है क्योंकि मिथाइल एस्टेट हमें लेना है। और यहाँ पे आपको आपको वाटर मॉलिक्यूल को अटैक करवाना है, H2O को। देखो, जब ये ग्रुप छोटा होगा तो आसानी से H2 इस पे अटैक कर सकते हैं। जो ही मैं इस वाले ग्रुप को बल्कि बनाता हूँ, उतना ही वाटर और इसके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। जितना और मैं बल्कि करता हूँ तो और रिपल्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, विद इंक्रीज इन साइज डिक्रीज हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन पे, इस स्टेप पे स्टीरिक इफेक्ट का क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। समझ गए यहां तक, स्टीरिक इफेक्ट का इन्फ्लुएंस होगा। इफ 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 द ग्रुप, यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर पे देख लीजिएगा आप, CH3, ये आपका रेफरेंस रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड O CH3। इफ द साइज ऑफ द ग्रुप इज लेस देन, इफ द साइज ऑफ द, ऐसे लिखेंगे, इफ साइज ऑफ, अब इसको मैं x मानता हूँ, हाँ इसको मैं x मानता हूँ, यानी CH3 को हमें रिप्लेस करते जाना है, छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप से, ऐसे ऐसे। इफ इस जो हम सब्स्टिट्यूशन है कर रहे हैं, इसका साइज CH3 से छोटा होगा, है ना, CH3 से छोटा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अगर जो आप यहाँ पे ग्रुप लगा रहे हैं उसका साइज बड़ा होगा CH3 से, X का साइज CH3 से ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्टीरिक इफेक्ट। यहां तक समझ आया कि नहीं? जी सर। ठीक है। अब देखिए, ES का पॉजिटिव और नेगेटिव में, अब एक्चुअल वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, अब मुझे सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव में जवाब दीजिएगा। अगर ये वाला जो KS है, KS हमें बोलता है इट इज द रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूटेड,
रेट कांस्टेंट पर सब्स्टिट्यूटेड एस्टर, इस CH3 की जगह पे हमने कोई सब्स्टिट्यूशन दिया है। KCH3 इज द रेट कांस्टेंट पर मिथाइल एस्टेट, और आपको पता है log ऑफ K डिवाइडेड बाई CH3 होगा तो log ऑफ M डिवाइड बाई N होता है ना फार्मूला, उसको सॉल्व करते हैं तो log ऑफ M माइनस N होता है कि नहीं, log ऑफ KS माइनस log ऑफ KCH3 लिख सकते हैं इसके बदले में, Yes, sir. लिख सकते हैं। ये तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हो गया। देखिए अब मैंने स्मॉल सा ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, इस CH3 पे स्मॉल सा ग्रुप लगा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन वाले यानी S की जगह, CH3 की जगह पे मैंने S लगा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। मीन्स किसके कंपैरिजन में, CH3 वाले के मिथाइल के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में अगर मैं H लगा देता हूँ CH3 के कंपैरिजन में तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। मीन्स सब्स्टिट्यूटेड वाले कंपाउंड का KS का वैल्यू हाई हो जाएगा और KCH3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। है कि नहीं, ये समझ आया? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जितना फास्ट होता है रेट कांस्टेंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है। तो इफ द साइज ऑफ this X या substitution is less than CH3, rate of reaction will be fast, तो KS का वैल्यू ज्यादा होगा, KCH3 का वैल्यू कम होगा। तो जब एक बड़े को छोटे से माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, माइनस में कि प्लस में, Minus. Plus. प्लस में बोलो ना। जैसे इसका वैल्यू 15 आ गया, इसका 10 आ गया तो क्या आएगा, वैल्यू किस में Plus, आएंगे, sir. प्लस में आएंगे ना। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू अगर प्लस है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे हमें ये साबित हो जाएगा, ये हम इससे ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि the newly substituted group is small as compared to CH3, which cause rate of reaction to increase due to less steric hindrance of the substitution, है ना। उस सब्स्टिट्यूशन के लेस स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। पॉजिटिव का मतलब समझ में आया ना कि पॉजिटिव कहाँ से आते हैं, पॉजिटिव इस का मतलब ये है अगर आपको ES का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो एज कंपेयर टू CH3 उसका साइज क्या है, छोटा है, या वो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. अगर अगर आप उल्टा सोचिए, अगर जो मैं ग्रुप यहाँ लगा रहा हूँ, वो ग्रुप जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसको मैं मिटा देता हूँ अब। हाँ, अब मैं यहाँ पे जो ये वाला साइड है CH3 है, C डबल बॉन्ड OCH3 था ना, ये वाला। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ H पॉजिटिव था, हमें इसकी साइज को देखना था। अब मैंने इस CH3 की जगह क्या लगा दिया, एक बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप मीन्स आइसोप्रोपाइल लगा दिया, CH3 और इसको यहाँ इसके साथ मैंने जोड़ दिया। तो CH और CH3 का साइज क्या है, बहुत बड़ा है। तो ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा। जब आने नहीं देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स इसका मतलब K का वैल्यू, K सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू लो होगा एज कंपेयर टू CH3। तो आप बताओ कि log ऑफ KS माइनस KCH3 यही कहता ना। अब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, अब बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस अब KS का वैल्यू लेस देन एज कंपेयर टू KCH3 है। अब इसका अगर 100 आ रहे थे, इसका तो 20 ही आ रहा है, तो ओवरऑल क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे, नेगेटिव की पॉजिटिव, Negative. नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब है कि जो आपने सब्स्टिट्यूशन वहां पे लगाया, नेगेटिव वैल्यू का मतलब जो आपने सब्स्टिट्यूशन वहां पे की वो ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट समझ में आया, कब नेगेटिव आते हैं कब पॉजिटिव आते हैं, ये आपको
नीट वीट के क्वेश्चन में ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ES का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो क्या ज़्यादा स्टीरिक होगा कि कम स्टीरिक होगा, इस तरह से पूछा जाता है। नेगेटिव होगा तो ज़्यादा स्टीरिक है, पॉजिटिव होगा तो ज़्यादा स्टीरिक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है यहाँ तक? जी तो सर। हमने एसिड हाइड्रोलिसिस क्यों लिया? एसिड हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट यहाँ पे पहले क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि वहां पे पोलर इफेक्ट क्या था, ऑलमोस्ट जीरो था, और स्टीरिक इफेक्ट्स ही वहां पे इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो हमें यहाँ से प्योर स्टीरिक इफेक्ट का इक्वेशन मिलता है। अब यहाँ तक ठीक है। अब जाएंगे हम पोलैरिटी पैरामीटर को। पोलैरिटी पैरामीटर को हम कैसे मानेंगे? देखिए, polarimeter is measured by the difference between acid A and B hydrolysis reaction। इसको मैं पहले यहाँ से समझा दूंगा, फिर आप इसको इजीली कर सकते हैं। पहले अब देखिए, ये CH3 था, C डबल बॉन्ड O है, और ये CH3 है। तो यहाँ पे आप इसको बेस हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। बेस मीन्स OH नेगेटिव होगा, से फॉर एग्जाम्पल हम ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो सीधा इसी कार्बन पे सीधा अटैक करेंगे, और यहां से OH नेगेटिव यहाँ, क्योंकि बिकॉज दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे CH3 CO पे कौन सी चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे OH होगा, और यहाँ पे O, और यहाँ पे CH3 है। यही आपका फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि यही स्लोवेस्ट। अब एसिड बेस रिएक्शन नहीं होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनना है। यहाँ पे H पॉजिटिव अटैक करेगा, फिर ये यहाँ से निकल जाएगा, फिर आपको मिथेनॉल और बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड बना। हम आगे नहीं जाएंगे, फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अब देखिए, ये वाला न्यूट्रल है आपका। इनिशियल जो सबस्टेंस है क्या है? इनिशियल जो रिएक्टेंट है वो क्या है? न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? इस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी ये चार्जिड है। अब आपको याद आ रहा होगा जब हमने बेंजोइक एसिड का पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस, बेंजोइक एसिड का किया था ना हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा था? इस टाइप का बन रहा था कि नहीं? जी सर। ओ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इसी टाइप का यहाँ पर भी हो रहा है। मीन्स अब यहाँ देखिए, अब मैं इस CH3 की जगह पे, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूँ, देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। वो इस नेगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करेगा। सही है कि नहीं? जी सर। करेगा स्टेबलाइज। तो जब ये स्टेबलाइज करेगा तो आपका जो ये है रिएक्शन इसकी तरफ फॉरवर्ड की तरफ क्या हो जाएगा? प्रोसीड हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब इसी की जगह पे मैं फिलहाल सब आप अपने माइक को जो है म्यूट रखिएगा, जब पूछना है ऑन कीजिएगा, वरना कुछ शोर सा आ रहा है इसमें। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी जगह पे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन फिर इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पोलर इंडक्टिव इफेक्ट का रोल है कि नहीं? रेजोनेंस इफेक्ट का रोल है कि नहीं? तो यहाँ पे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, जो कि आपने बेंजोइक एसिड में देखा था। समझ आया यहाँ तक? अब यहाँ और एक इफेक्ट भी है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो है, हमने प्रूव कर दिया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का इस पे असर है। अब यहाँ पे दूसरा इफेक्ट क्या है? स्टीरिक इफेक्ट भी है। अगर मैं इस CH3 की जगह पे एक छोटा सा ग्रुप लगा देता हूं H, ठीक है, स्मॉल सा ग्रुप,
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब आपका जो यहाँ पे अगर CH3 की जगह H होता है तो ये OH इजीली इसको अप्रोच कर सकते हैं और एकदम से ये इंटरमीडिएट बन सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन इसकी जगह पे एक बड़ा सा बल्कि ग्रुप लगा देता हूं, जैसे आइसोप्रोपाइल है CH3CH3CH, ये वाला, तो ये ग्रुप जो है बहुत बल्कि है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वाले रिएक्शन में जिसमें बेस कैटेलाइज्ड है, जिसको यूजुअली हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन में आपको स्टीरिक पैरामीटर भी यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस होता है, और पोलर पैरामीटर भी या इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर भी यहाँ पे असरदार होते हैं। जबकि एसिड कैटेलाइज्ड में सिर्फ स्टीरिक इफेक्ट का असर होता है, बाकी पोलर पैरामीटर का कोई असर नहीं होता। समझ आए ये दोनों चीज हमने क्यों लिखा? तो आप बताइए, तो हम पोलैरिटी पैरामीटर को कैसे मेजर कर सकते हैं जरा? पोलैरिटी पैरामीटर इज मेजर्ड फॉर द डिफरेंस बिटवीन द एसिड ए एंड बेस बी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या मिलेंगे आपको, एसिड, ये आपको पोलैरिटी पैरामीटर मिलेंगे। मींस अब इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर को आप कैसे निकालेंगे? सिग्मा स्टार, जसमिंदे हमने सिग्मा स्टार से टफ इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर को हम सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं। सिग्मा का तो अगर वहां पे सिग्मा होगा तो इसका मतलब क्या है, वो सिग्मा होगा तो इसका मतलब है वो टैप पैरामीटर। सिग्मा स्टार, सॉरी, सिग्मा होगा तो हेमेट पैरामीटर है, सिग्मा हो स्टार होगा तो आपको टैप इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर है। ठीक है, तो ये 1/248 छोड़िए, यहाँ आऊंगा मैं, यहाँ पे लॉग ऑफ के एस, ये CH3 था, हाँ, ये के एस CH3 था। अब देखिए, लॉग ऑफ के एस CH3 बी लिखा है ना, ये बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है। ए का मतलब है एसिड बेस कैटेलाइज्ड, सॉरी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। बेस में कौन सा इफेक्ट होता था आपका, स्टीरिक पैरामीटर और इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, इसमें दोनों आते थे। इसमें इसमें एसिड में सिर्फ आपका स्टीरिक पैरामीटर आते हैं। जब मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो स्टीरिक पैरामीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपको, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर। तो इसलिए सिग्मा स्टार में हम ये वाला इक्वेशन, सिग्मा स्टार को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला इक्वेशन हम बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन को एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन से माइनस करते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो टोटली आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर यहाँ पे मिल जाएगा। अब 2.4 क्यों यहाँ पे ऐड किया है, तो यहाँ क्या है, ये है एडजस्टमेंट फैक्टर टू मेक सिग्मा स्टार सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ हेमेट सिग्मा वैल्यू। हेमेट के सिग्मा वैल्यू से बराबर रखने के लिए हमने इसको 2.48 से इसको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हेमेट ने ऑलरेडी आपको लिटरेचर में बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन का सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, तो वहां से उसी वैल्यू को इसके साथ बराबर करने के लिए यहाँ पे 2.48 से ये मल्टीप्लाई किया है, 1/2.48 से इसको मल्टीप्लाई किया, एक सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर है। सो सिग्मा स्टार इज द पोलर सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट दैट डिस्क्राइब्स द फील्ड एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। ये आपको पता है, ये चीज हमने यहाँ से निकाल दी। अब है टेप इक्वेशन टेक्स अकाउंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ए गिवन रिएक्शन टू पोलर इफेक्ट एंड स्टीरिक इफेक्ट। अब जैसे कि वहां पे आपने हेमेट इक्वेशन में क्या देखा, हेमेट इक्वेशन में आपने सिग्मा के साथ, यानी इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इफेक्ट के अलावा भी आपने रो वैल्यू देखा था। रो का क्या था कि सेंसिटिविटी कितना है, सेंसिटिविटी मीन्स कितना टाइम से इंक्रीज होता है, हाउ मच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यह हमें एक मैग्नीट्यूड देता था कि कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो सिग्मा है वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन के लिए कांस्टेंट था, और ये रो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए अलग था। ठीक है, तो रो से हमें मिलता है कि कितना ये इंक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है। से फॉर एग्जांपल हेमेट में हमने क्या कहा था कि से फॉर एग्जांपल आपका ये वाला ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ पता था आपको, यहाँ पे आपका के एस बाई ये था के एच का वैल्यू, यहाँ पे
सिग्मा का वैल्यू इस तरह से था। हमने कहा था कि अगर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता था। यानी यानी उस समय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ होता है ना, ऐसे यहाँ पे जीरो होता है, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ 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 ऐसे जाता से इसने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, तकरीबन यहाँ तक पहुंचा दिया, तो यहाँ पे आता था। तो हम इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन थे, इसके बाद हम स्लोप निकालते हैं इसे, तो पॉजिटिव स्लोप आता था। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है कि आपका पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है कि आपके जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल। लेकिन दूसरा हमने ये कितना रिएक्शन फास्ट होगा स्लो होगा वो यही स्लोप डिटरमाइन करता था। अगर ये स्लोप बहुत ऐसे आता था बहुत ज्यादा, तो हाईली सेंसिटिव है वो रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट हो जाए। अगर ये थोड़ा सा कम आता था रेट ऑफ रिएक्शन, उससे क्या हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है एज कंपेयर टू आपका बेंजोइक एसिड। अगर ये स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे, तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही चल रहा है जितना आपका बेंजोइक एसिड में हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर अगर आपका रो का अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने का मतलब है कि जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगा, तभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो उस समय स्लोप क्या आता था, स्लोप कैसे हम निकालते थे, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप इस साइड में आते थे ना, तो क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का जीरो था हम यहाँ पे रखते थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा ना वैल्यू इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो स्लोप कैसे आएगा, इस साइड में, यानी नेगेटिव स्लोप आएगा। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और और आपके जो ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगा। इसी तरह से इसी टाइप का यहाँ पर भी होता है। ये आपका टेक्स अकाउंट सेंसिटिविटी कि कितना आपका सेंसिटिव है रिएक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर एंड आपका स्टीरिक पैरामीटर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा इसी से मैं आपको समझा के इसको खत्म कर दूंगा। ये अब टोटल ये वाला जो इक्वेशन है इसे टोटली क्या है आपका टेफ इक्वेशन है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे सिग्मा और डेल्टा जो सारा था वो क्या था, स्टीरिक और पोलर पैरामीटर। अब दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है आपका टेफ इक्वेशन इज लॉग ऑफ के एस डिवाइडेड बाय सी एच थ्री पोलर पैरामीटर इनटू दिस ये रो स्टार, ये रो है जो आपको सेंसिटिविटी देता है कितना ये रिएक्शन फास्ट होगा कितना स्लो होगा, इसका इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट कितना होगा उस रिएक्शन पे। अगर इसका वैल्यू लो होगा तो कम होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। डेल्टा इंटू ई एस, ये भी सेंसिटिविटी पैरामीटर। देखिए अब ई एस और इस टर्म को थोड़ा सा अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें कोई स्टीरिक पैरामीटर का रोल प्ले नहीं होता, स्टीरिक इफेक्ट का कोई असर नहीं होगा, तो डेल्टा का वैल्यू डेफिनेटली जीरो आएगा, जीरो इंटू दिस जीरो, तो जीरो हो जाएगा सारा, और आपका दिस इक्वेशन बिकम इक्वल टू हेमेड इक्वेशन। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कब आपका टेफ इक्वेशन कंपेरेबल हो जाता है विद द हेमेड इक्वेशन। तो हम कहेंगे अगर आपके जो है स्टीरिक पैरामीटर जीरो होंगे तो आपका आपका टेफ इक्वेशन बिकम इक्वल टू हेमेड इक्वेशन। देखिए अगर आपका जो सब्स्टिट्यूशन है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री हमारा ये है, अगर इस आर की जगह इस सब्स्टिट्यूशन की जगह हाइड्रोजन होगा,
यानी CH3 को आपने रेफरेंस मान के चला, रेफरेंस मीन जीरो हमको मानना है, बाय डिफॉल्ट आपको डेफिनेशन जीरो, क्योंकि यहाँ भी सेम वैल्यू होगा, यहाँ भी सेम वैल्यू होगा, तो log ऑफ दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो CH3 का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर जो आपने सब्स्टिट्यूशन डाला हाइड्रोजन, उसका साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, पहले इसको आप भूल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक को, हम स्टीरिक पैरामीटर ही इसको ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ES में इसका वैल्यू ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि बिकॉज हाइड्रोजन का साइज एज कंपेयर टू मिथाइल छोटा है, तो KS का वैल्यू बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जीरो से ऊपर आएगा। जो ही इसकी जगह CH3 की जगह मैं इथाइल देता हूँ, CH3CH2, इट इज मच बल्कियर एज कंपेयर टू CH3, तो KS का वैल्यू लो हो जाएगा, CH3 का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा, तो हाई माइनस लो माइनस हाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। जो ही मैं और बल्कीनेस को बढ़ा देता हूँ, तो और वैल्यू किस में आ जाते हैं, जीरो। टर्शरी ब्यूटाइल तो और बड़ा है, देखो टर्शरी ब्यूटाइल कैसे हम दिखाते हैं, CH3 इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन -1.4, इसका ES का वैल्यू इतना आता है। CH2PH फिनाइल रिंग है, बेंजाइल बेंजाइल के साथ एक CH2 बल्कि ग्रुप है, तो 0.38 इतना इसका वैल्यू, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू CH3 क्या आ रहा है, 0.3। अब इनसे थोड़ा सा कम है, क्योंकि इनके कंपैरिजन में इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। फिनाइल रिंग, फिनाइल सीधे बेंजीन रिंग के पास में ही आपका आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, OCH3 है ना, ये है, इस R की जगह भी ये डाल दिया ना, तो -2.5, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप जो रिंग है वो डायरेक्टली इसके पास आ गया, इसके पास, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे तो बीच में एक CH2 था ना, ये बल्कि ग्रुप थोड़ा सा पीछे था, तो इसलिए इसका वैल्यू इससे थोड़ा सा कम है, माइनस में इसका वैल्यू ज्यादा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यहाँ तक ठीक है क्या, जल्दी बोलिएगा, आप ऑन करके बोलिए। यस सर। ठीक है, अब सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर को आप देखिए, ये तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आया होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो इसका 0.49 वैल्यू आ गया। अब इसको बाय डिफिनेशन जीरो ही रखना है, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस है। अब इथाइल से देखिए, हाँ सॉरी, इसका वैल्यू ये पॉजिटिव में क्यों आ रहा है, ये थोड़ा मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, और दूसरा हमने यहाँ CH3 की जगह पर C डबल बॉन्ड CH3 की जगह हाइड्रोजन लगा दिया, छोटा है। इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तभी यहाँ पे एक्चुअली आपका न्यूक्लियोफाइल जो है हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे अटैक करेगा। लेकिन चूंकि CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से OH इस पे इतना इजीली अटैक नहीं कर पाते हैं एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना विड्रॉ करते हैं, तो जहां जितना इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना होगा वो हो जाएगा, OH इजीली अटैक करेंगे। तो इस CH3 के कंपैरिजन में इसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो इसलिए इसका वैल्यू 0.49 है, जीरो से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन इथाइल लगा दिया, तो इथाइल से क्या हो जाएगा, इथाइल इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो रेट ऑफ रिएक्शन CH3 के कंपैरिजन में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज इस पे क्रिएट करना था हमें, ये फर्दर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। OH और इजीली इस पे अटैक नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप, तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में चला जाएगा, जीरो से कम, -0। यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल में 3 अल्काइल ग्रुप है, सॉरी 2 अल्काइल ग्रुप है आइसोप्रोपाइल में, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन टर्शरी में 3 है और डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फिनाइल में क्या है, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये वाला है कि नहीं। अब यहाँ पे फिनाइल रिंग एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये रेड इस वाले पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, इंक्रीज करे। एक तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप होगा, जिसकी वजह से OH और आसानी के साथ इस पे अटैक करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा।
अब ये फिनाइल रिंग यहाँ पे तो सीधे डायरेक्टली अटैच है, CH2 ब्रिज साथ में नहीं है, सीधे अटैच है इसके साथ फिनाइल रिंग, तो और मोर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो, रेट ऑफ रिएक्शन और फास्ट हो जाए। तो अब हम ये कह सकते हैं लास्ट में, अब हम ये कह सकते हैं कि रो स्टार इज द सेंसिटिविटी फैक्टर फॉर द रिएक्शन टू पोलर इफेक्ट एंड डेल्टा इज द सेंसिटिविटी फैक्टर फॉर द रिएक्शन टू स्टीरिक इफेक्ट। ठीक है, तो रो जो आपका सिग्मा स्टार है, जितना वैल्यू ज्यादा होगा पोलर इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। डेल्टा का जो है वो किसका हमें देखना है, डेल्टा का वैल्यू हमें सिर्फ स्टीरिक फैक्टर पे देखना है। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगा तो स्टीरिक फैक्टर का इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां देख लीजिएगा इसको, polar sensitivity factor. Similar to raw values in Hammett plots, the polar sensitivity factor for the TEF plot will describe susceptibility of reaction towards polar effect. Same जो हमने अभी Hammett equation में डिस्कस किया। When the steric effect do not significantly influence the rate of reaction, TEF equation simply to form Hammett equation, ये हमने पहले डिस्कस किया है। अगर स्टेरिक इफेक्ट जीरो होगा तो ये बिल्कुल टैफ इक्वेशन हेमेट इक्वेशन की तरह हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चीजें याद रखनी यहाँ पे, इफ रो स्टार यानी टैफ स्टेरिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर इज ग्रेटर देन जीरो, तो सेम जो आपको हेमेट में है, द रिएक्शन एक्यूमुलेट नेगेटिव चार्ज इन द ट्रांजिशन स्टेट एंड इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी अगर रो का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका रिएक्शन है, रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है, यहाँ पे क्या था CH3OCH3 ऐसे था ना, यहाँ पे क्या होता होगा, इस वाले ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता होगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से ये ट्रांजिशन स्टेट और स्टेबलाइज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रो का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा। चलो मैं आपको ग्राफ से भी थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। ग्राफ ऐसे फॉर एग्जांपल इस टाइप, तो ग्राफ में क्या आएगा देखिए, लॉग ऑफ KS डिवाइडेड बाय KCH3 यहाँ आएगा ना, यहाँ पे CH3 का वैल्यू आएगा। नातिस नादी का यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते थे ना, यहाँ पे अब CH3 लगाना पड़ेगा। इस साइड में आपने देखा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट यहाँ पे होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट यहाँ पे होता है। अगर आपका रिएक्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से इंक्रीज होता है, यानी आपके इंटरमीडिएट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का वैल्यू यहीं कहीं आएगा। हमने यहाँ टिक लगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यहाँ कहीं आएगा। दोनों को मिलाएंगे तो यहीं कहीं आएगा, है ना। और आपको पता है CH3 दोनों आपका रिफरेंस और दोनों सेम होगा, तो यहाँ जीरो आएगा। तो अब जब स्लोप डालेंगे तो इस टाइप का स्लोप आएगा, यानी पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन इससे इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसका उल्टा मान लेता हूँ, यहाँ आपका KCH3 बाई के सेम, यहाँ पे KCH3 बाई KS बाई KCH3 और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डोनेटिंग इस टाइप का है, डोनेटिंग ग्रुप। अगर डोनेटिंग ग्रुप से इंक्रीज हो, डोनेटिंग ग्रुप से फॉर एग्जाम्पल यहीं कहीं था, ये इसका वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, तो दिन खरंग चेता यहाँ पे इतना इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों को मिलाएंगे ग्राफ को यहीं कहीं आएगा, यहीं कहीं आएगा कि नहीं। और आपको ये तो CH3 है, रिफरेंस वाला तो जीरो ही आना है, तो ए से आपको स्लोप आएगा नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप का ये मतलब है कि द रिएक्शन एक्यूमुलेट पॉजिटिव चार्ज एंड इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो रो का वैल्यू अगर जीरो है तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा आपके पोलर इफेक्ट का। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। यस सर। ओके, फिर तो लास्ट वाला पार्ट, तो स्टीरिक फैक्टर को, स्टीरिक फैक्टर या सेंसिटिविटी फैक्टर, सिमिलर टू पोलर सेंसिटिविटी फैक्टर, द स्टीरिक फैक्टर डेल्टा फॉर न्यू रिएक्शन सीरीज विल डिस्क्राइब टू व्हाट मैग्नीट्यूड द रिएक्शन रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टीरिक इफेक्ट। तो स्टीरिक इफेक्ट से इसका कितना असर होता है हमें ये पोलर ये वाला बताते हैं। यानी ये तो सब्स्टिट्यूशन का कांस्टेंट है, ये सब्स्टिट्यूशन का कांस्टेंट है, या आपके स्लोप का वैल्यू है। जितना इसमें पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगा, हाई होगा, इसका मतलब
डेल्टा का वैल्यू हाई होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज होगा। वो आपको पता है क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि उसका स्टीरिक इफेक्ट क्या होगा? लेस होगा। जितना ये इस डेल्टा का वैल्यू कम होगा, लो होगा, इसका मतलब इसका स्टीरिक इफेक्ट बहुत ही हाई है, रेट ऑफ रिएक्शन को ये डिक्रीज कर। तो ये डेल्टा या रो आपको मैग्नीट्यूड बताते कितना टाइम्स आते हैं। जैसे कि मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं 2 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ता हूँ, 2 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ता हूँ। मैं रेफरेंस हो गया ना, मैं रेफरेंस हो गया। फिर इसके बाद आप जो है मेरे से 2 गुना तेज दौड़ता है, तो मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा ना। तो ये अगर मेरे से स्लो दौड़ता है तो ये -2 या कुछ 1 बाई कुछ हो जाएगा। तो ये आपका कांस्टेंट है, ये आपको बताता है कि हाउ मच, कितना टाइम्स। क्यों? ये सारा इफेक्ट हमें डेल्टा और आपका रो देता है। तो ये वेरी स्टीप स्लोप, स्लोप अगर स्टीप होगा बहुत, या ऐसे होगा या ऐसे, या चाहे आपका पॉजिटिव में स्टीप होगा या नेगेटिव में स्टीप, मीन्स इस तरह से, ठीक है। वाइल ए शेलो स्लोप, अगर थोड़ा सा स्लोप इस टाइप का होगा, तो एवरी स्टीप स्लोप विल करस्पॉन्ड टू हाई स्टीरिक सेंसिटिविटी। जितना स्लोप ऐसे ऊपर जाएगा, इसका मतलब स्टीरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा असर कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। शेलो थोड़ा सा कम स्लोप होगा, तो या लिटिल होगा या नॉन सेंसिटिविटी होगा। सिंस ईएस वैल्यू आर लार्ज एंड नेगेटिव फॉर बल्की सॉल्यूशन, ये याद रखना। ईएस का वैल्यू हाई जितना होगा, किस में? नेगेटिव वैल्यू में, उतना ही वो बल्कि होगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स डेल्टा का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो स्टीरिक इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाते हैं। एंड स्टीरिक इफेक्ट्स आर ग्रेटर देन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में स्टीरिक इफेक्ट ज्यादा हुआ होगा, हम ये सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा था ना, इसकी जगह पे अब बल्कि ग्रुप आ गया, तो ट्रांजिशन स्टेप और बल्कियर हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग स्टीरिक बल्क इंक्रीज द रिएक्शन रेट एंड स्टीरिक इफेक्ट लेस दैन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में आपका स्टीरिक इफेक्ट कम हुआ है, और उस समय डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव आ जाते हैं। यहां तक ठीक है क्या? जी सर। ठीक है। यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो बता देना। मैं इसी वीडियो को भी रिकॉर्ड कर दिया है मैंने, मैं इसको भी आपको क्या करता हूँ? शेयर करता हूँ, इसी को भी। ठीक है, एक तो ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है, इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है। जी सर। Okay, sir. Thank you, sir.